हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में कृषि और बाज़ार में सुधार व्यवस्था की, जो कि 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच लागू हुई थी। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो सेकेंड डायनेस्टी आई, यानी कि खिलजी डायनेस्टी, जिसमें जो पहले रूलर थे वो तो जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुई। और ये जो व्यवस्था थी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुई कि ये इतिहासकारों के बीच एक चर्चा का विषय बन गई। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये उसके शासन में व्यवस्था संचालित थी, किस प्रकार से इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए इस व्यवस्था को लेकर, और किस प्रकार से ये प्रभावशाली भी रही। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से जब जो थर्ड डायनेस्टी आई, यानी कि तुगलक डायनेस्टी, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की जो कृषि नीति थी किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से भिन्न थी, या फिर प्रभावशाली थी भी या नहीं। ठीक है, तो इन सब को अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले इसके परिचय की, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इतिहासकारों द्वारा ये जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी बहुत चर्चित रही। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले इसके इतिहास लेखन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतिहास लेखन जो रहा उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी की। तो बर्नी के अनुसार इन सुधारों को लागू करने के पीछे मूलभूत उद्देश्य जो था, एक बेसिक जो पर्पस था, वो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए विशाल एवं शक्तिशाली सेना खड़ी करना था। बर्नी के अनुसार जब तक वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं किया जाता, तब तक राज्य के सामान्य वित्तीय साधनों के द्वारा इतनी बड़ी सेना को या विशाल सेना को गठित एवं संतुष्ट नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से बर्नी के अनुसार आर्थिक अधिनियमों को सैनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके लागू किया गया। लेकिन बर्नी का विचार बहुत ज़्यादा प्रभावशाली प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पे बर्नी का विचार प्रभावशाली इसलिए प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बर्नी जो था वो एक अजम्पशन के बेस पर ये सब लिख रहा था। उसे जो दिख रहा था, उसे जो सोर्सेज मिले उसके बेसने पे ये सब उसने लिखा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो विचार था ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं प्रतीत होता। लेकिन वहीं जो दूसरे हिस्टोरियन थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन एक इतिहासकार थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो इनका संबंध या इनका जो विचार रहा वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और तार्किक लगता है, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ही इतिहासकार थे। ठीक है, तो इनके ज़्यादा चांसेस थे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। ठीक है, या ऐसा था वाकई में। खुसरो का कहना है कि सुल्तान ने इन सुधारों को जन कल्याण की दृष्टि से लागू किया था। तो खुसरो के अनुसार इस सुधारों का लक्ष्य सामान्य लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति तथा साथ ही अकाल का सामना करने के लिए तय किए गए दरों पर शाही गोदामों के लिए खाद्यान्न संग्रह को सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो वहीं कुछ लेखकों का, तो ये तो था खुसरो का विचार के वो कहते हैं कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की जो ये व्यवस्था थी ये जन कल्याण के लिए थी। तो वहीं जो तीसरे हिस्टोरियन आते हैं वो थे डॉक्टर के.एस. लाल। ये कहते हैं कि इन्होंने लिखा कि ये गणित की एक साधारण गणना और साधारण आर्थिक सिद्धांत था, क्योंकि उसने सैनिकों के वेतन को कम करने का निर्णय लिया। तो डॉक्टर के.एस. लाल ये कहते हैं कि किस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी का मतलब था इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो खुसरो से अग्री नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा कुछ किया था, ये जन कल्याण के लिए ये सब किया था। उन्होंने बल्कि ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सैनिकों का वेतन कम करना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसलिए उसने ऐसा किया, और उसका कोई जन कल्याण की भावना से कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वहीं जो नेक्स्ट हिस्टोरियन आते हैं डॉक्टर एंडे के, वो के.एस. लाल से को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, काटते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं आप इनके मत से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था थी वो उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो सैनिकों के वेतन में कोई कमी करना नहीं था, बल्कि वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। ठीक है, तो उनका एक अलग व्यू आता है कि बल्कि वो चाहते थे कि वस्तुओं के मूल्य ना बढ़े, इस वजह से उसने ऐसा किया, ना कि सैनिकों के वेतन में कमी करने की वजह से। तो वो कहते हैं, एंडे बताते हैं हमें कि किस तरीके से पूरे प्रधान व्यवसायों के लिए उसने अलग अलग बाज़ारों की व्यवस्था की थी,
साथ ही इन बाज़ारों की मैनेजमेंट के लिए अलग अलग शहना नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे शहना का जो रोल था वो ये था कि अगर मैं आपको बताऊँ तो शहना जो थे एक हेड होते थे। तो शहना को अब क्या करना होता था कि अपने अपने बाज़ारों और उसके जो व्यापारी होते थे उन पर नियंत्रण करना होता था। पूरा उनको राइट दिया गया था, पूरा अधिकार दिया गया था कि उसको कंट्रोल करें, बाज़ार को भी और व्यापारियों को भी उसके। और शहना अपने अपने बाज़ारों में बाट की जांच पड़ताल करते थे, ठीक है। जांच पड़ताल इसलिए करते थे कि बाट जो होते हैं, हम लोग जाते हैं कि जब हम राशन की दुकान पे भी जाते हैं, शॉप पे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे या कुछ चीज़ नॉर्मल हम खरीदने जाते हैं किसी भी शॉप से, तो हम देखते हैं कि वो बाटों में इधर उधर कर देते हैं, चुंबक लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से कम सामान दिया जाता है और ज़्यादा वज़न दिखाया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी भी जांच पड़ताल के लिए करता था ये शहना जो था कि बाट ठीक है या नहीं है, या जो किया जा रही है, चीज़ दी जा रही है, उसका नाप-तोल सही से किया जा रहा है या नहीं। तो इस वजह से ये शहना का कार्य जो था वो ये था। साथ ही हम देखते हैं कि व्यापारियों की बेईमानी की जाँच करने के लिए भी अनेक कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, और गुप्तचर भी हमेशा सतर्क रहते थे, यानी कि उसने स्पाइस भी लगा रखे थे कि किस तरीके से उसके पूरे हेड बना रखे थे एक तो व्यापार के। उसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी ने जो शहना बनाए थे उसके बाद भी उसने जासूसों को नियुक्त किया गया था अलग से, कि ताकि वो उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की उन्हें खबर दे सकें कि किस प्रकार से काम चल भी रहा है या नहीं, या काम सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से लागू हुई भी है या नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं नहीं। तो इस वजह से हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उसने गुप्तचर भी नियुक्त किए हुए थे, और निर्धारित भावों को स्थायी बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं अधिकारियों पर था। यानी कि जो रेट तय किए गए हैं कि इतने रेट पे ये चीज़ बिकेगी, तो उनको बनाए रखना, उनको मेंटेन रखना भी इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। तो दिल्ली में अनाज लाने के लिए बयाना तथा दुआब में अन्न खरीदने की व्यवस्था भी करी गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को समझने की हम कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ये चाहता था कि मूल्य जो हो, मूल्य में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। ना तो मूल्य घटे और ना ही बढ़े, ठीक है। एक अफोर्डेबल प्राइस देने के लिए उसने ऐसा किया, और ये जो व्यवस्था थी उसने, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ पे ये था कि बाज़ार में व्यापारियों के भ्रष्टाचार, बेईमानी और काला बाजारी का अंत करना, ठीक है। और इसकी वजह से उसके अंत करने के लिए उसने इतने कठोर नियम बना दिए थे, जिसकी वजह से उसने दिल्ली में अनाज लाने वालों के लिए एक बयाना, यानी कि दो और तथा दोआब में अन्न खरीदने की व्यवस्था लागू भी बना दी गई थी। दोआब का मतलब यहाँ पे ये था कि दोआब तथा बयाने के किसानों को क्या करना पड़ता था कि अपने खर्च के अलावा, ठीक है, बाकी जितना भी अनाज था वो व्यापारियों के हाथ बेचने की आज्ञा दी गई थी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसे समझने की, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फार्मर होता था वो जब अपनी खेती करता था, ठीक है, फसल उगाता था, तो उसको सिर्फ उतनी फसल अपने पास रोकने के लिए कही जाती थी जितना उसका टैक्स दिया जाता था, क्योंकि वो जो दोआब की जो लैंड होती है, यानी कि वहाँ की लैंड जो होती है बहुत दो आपका मतलब होता है कि जिसमें दो साइड नदी बह रही होती है, ठीक है। उसके बीच की जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें उपज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन लोगों को, वहाँ के जो किसान थे, उनको ये रियायत दी गई थी, ठीक है, कि आप लोग अपने खर्च के लिए मतलब फसल रोक कर बाकी जितना भी बचे उसको आप व्यापारियों को बेच सकते हैं, उसमें वो आपका खुद का मुनाफा होगा, ठीक है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि नहीं आप बेच नहीं सकते। और साथ ही इन लोगों से जो कर लिया जाता था वो अन्न के रूप में वसूल किया जाता था, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ 2 या 3 अनाज के भंडार नहीं थे। साथ ही इन गोदामों से व्यापारियों को अनाज बेच दिया जाता था, ठीक है। तो इसको बयाना बोलते थे कि व्यापारियों को बोल दिया जाता था कि आपको मिल जाएगा जितना भी अनाज चाहिए, ठीक है। तो ये बयाना होता था। साथ ही किसानों को भी अनाज संचय करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि अनाज को बचा के नहीं रखना है अपने पास, अगर व्यापारी आया है तो उसको बेच दो और रेट पे बेच दो, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था उसने बहुत दिमाग लगा के यूज़ की थी, ठीक है, लागू की थी, और दिखाया था कि किस तरीके से मूल्यों को नियंत्रण किया जा सकता है और एक अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें मतलब अवेलेबल कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम आगे अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की सुधार व्यवस्था की, तो साथ ही जब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सुधार व्यवस्था में अलाउद्दीन ने बदायूं से सरायदल के अंदर, सरायदल एक जगह थी, ठीक है, तो उस जगह को यहाँ पे सरायदल बोला जा रहा है, ठीक है।
तो उसके अंदर एक वस्त्र के कपड़ों के बाजार की व्यवस्था भी की थी इसने। वस्त्रों का जो पूरा व्यापार था ये यहीं केंद्रित कर दिया गया था, ठीक है। वस्त्र के व्यापारियों को अपना नाम दीवाने रियासत में पंजीकृत कराना पड़ता था, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था दीवानी रियासत में जो भी व्यापारी होते थे उनको, ठीक है। अलाउद्दीन ने कपड़े का व्यापार व्यापारियों को सौंप दिया। साथ ही रेशम और उच्च कोटि के कपड़ों को खरीदने के लिए क्रेता को दीवान रियासत से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ पे ये बात कही गई है कि रेशम और उच्च कोटि के कपड़ों को, यानी कि जो महंगे कपड़े होते थे उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था, जो क्रेता होता था यानी कि खरीदने वाले को दीवाने रियासत से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति क्यों लेनी पड़ती थी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब एक रेज होता है कि क्यों लेनी पड़ती थी, आखिर हमारी मर्जी हम कुछ भी खरीदें। तो यहाँ पे इसलिए अनुमति लेनी पड़ती थी कि उसे बताना पड़ता था वहाँ पे कि उसके पास जो पैसा है या वो उस कपड़े का करेगा क्या, ताकि वो चीज़ों को मतलब वही था कि करप्ट नहीं करना चाहते, करप्शन को गाला बाजारी नहीं करना चाहते थे कि आखिर उस चीज़ का करेगा क्या। वो अगर कपड़ा खरीद रहा है तो वो अपने यूज़ के लिए ले रहा है या कहीं और भेजने के लिए ले रहा है। तो बेसिकली इसलिए इस वजह से यहाँ पे क्या होता था, जो क्रेता होता था, जो खरीदने वाला होता था, ठीक है, विक्रेता बेचने वाले को बोलता हूँ, क्रेता खरीदने वाले को, तो उसे दीवाने रियासत से अनुमति लेनी पड़ती थी। वहाँ पे वैलिड आवेदन पत्र देना पड़ता था, एक रीज़न देना पड़ता था कि कितनी मात्रा में उसे कपड़ा चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। तो इन प्रतिबंध के कारण अच्छे वस्त्रों में कालाबाजारी तो जो थी वो बंद हो गई थी, यानी कि ये जो उनकी व्यवस्था थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार व्यवस्था थी या सुधार व्यवस्था थी, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही और सफल रही। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सफल रही क्योंकि इसने जो इसका मोटिव था ये काला बाज़ारी को बंद करना और मूल्यों को निर्धारित करना, तो वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बखूबी हो रही थी, काला बाज़ारी बंद हो गई थी। अब यदि हम बात करें आधुनिक इतिहासकारों के विचारों की, तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था थी, इसको लेकर आधुनिक इतिहासकारों के जो विचार थे वो भिन्न थे, अलग थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या विचार दिए, तो इसमें से क्या हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ इतिहासकारों ने ये बोला कि बाज़ार नियंत्रण और उसके जो परिणाम स्वरूप वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो बहुत मानवीय था, यानी कि बहुत इंडिविजुअल था। यहाँ पे वो बहुत सेल्फिश दिखाते हैं, किस तरीके से वो सेल्फिश था। वो कहते हैं कि बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि वह अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहता था, जबकि इसके ही विपरीत अगर हम बात करें तो जिस कठोरता से उसने इस व्यवस्था को लागू कर रखा था, हिस्टोरियन बोलते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसके इस नज़रिए से देखें, एक नज़रिए से तो हम देख रहे हैं कि हाँ उसने अपने जनता को एक उचित मूल्य पर चीज़ें उपलब्ध करा रखी थी, लेकिन अगर हम इसकी विपरीत चीज़ों को देखें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने एक कठोर बाजार व्यवस्था लागू की हुई थी, जो कि जनसाधारण पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को लागू करने में किसी विशेष आर्थिक सिद्धांत या प्रजा की भलाई पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि उसने मतलब खरीदने वाले तक को ही वो दिखाते हैं किस तरीके से खरीदने वालों पर भी उसने अपना वर्चस्व बना रखा था, ठीक है, एक दबदबा बना रखा था कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको चीज़ क्यों खरीदनी है, क्यों लेनी है। तो इसमें उसका ही खुद का एक मकसद था, खुद का लाभ था उसका, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोच रहा था। तो ये यहाँ पे एक अलग पॉइंट हमें देखने को मिलता है आधुनिक इतिहासकार जो देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण का मूल्य निर्धारण की जो नीति थी, ये पूर्व मध्ययुगीन युग का एक अनोखा प्रयोग था, ठीक है, बहुत अनोखी व्यवस्था थी और ये सुल्तान की मौलिकता और बौद्धिक शक्ति का परिचायक थी। हमें दिखाती है किस तरीके से उसकी कॉग्निटिव पावर को, कि किस तरीके से उसका जो एक सोच थी और वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहा था, किस तरीके से उसने एकदम प्राइस को कंट्रोल कर दिया था, मतलब एक फिक्स प्राइस कर दिए थे कि हाँ वो प्राइस ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, और वो इस चीज़ में कामयाब भी रहा था, ठीक है। और ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई थी, काला बाजारी एकदम बंद हो गई थी। तो वहीं हम देखते हैं कि मध्यकालीन युग में बाजार में वस्तुओं की कीमत का निश्चित कर दिया जाना एक बड़ी सफलता थी। यहाँ पर अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था उसके साथ ही समाप्त हो गई, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता। यानी कि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन खत्म हुआ तो हम देखते हैं कि उसकी जो ये व्यवस्था थी ये उसके साथ ही समाप्त हो गई, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसका महत्व कम है, कि हाँ ये व्यवस्था जो थी ये बेकार थी और वो उसने लागू की थी उसी के साथ ख़त्म हो गई, नहीं, इसका
सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कम खर्च पर एक विशाल सेना की स्थापना करना था। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से एक लाभदायक साबित हुई। हम देखते हैं कि दिल्ली के नागरिक एवं सैनिक जनसंख्या पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। एक लंबे समय तक लगभग 12 से 13 वर्षों तक कीमतों में स्थायित्व की स्थिति बनी रही, जिससे दिल्ली के लोगों को लाभ मिला। दिल्ली का क्षेत्र सूखा अकाल से अप्रभावित रहा। बर्नी ने लिखा कि जब तक अलाउद्दीन ने शासन किया तब तक वस्तुओं के मूल्य ना तो बढ़े और ना घटे, हमेशा एक निश्चित रहे। ठीक है, तो वस्तुओं के मूल्य को निश्चित रखने में अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि वो एक बड़ी सेना रख सके। वह उसमें भी सफल हुआ। उसकी सेना बड़ी ही नहीं बल्कि प्रत्येक युद्ध में सफल रही। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से बर्नी का जो विचार था वो भी काफ़ी तार्किक साबित होता है कि वो, क्योंकि वो यहाँ पे ये दिखाता है कि किस तरीके से अलाउद्दीन ने चाहा कि मूल्यों का निर्धारित, वही बात सेम कि जो हमने पीछे डिस्कस की कि बार बार कि वो चाहता था कि मूल्यों को निर्धारित निश्चित रहे, मूल्य ना घटे ना बढ़े। और साथ ही उसने क्या किया, एक कम बजट में, एक कम पैसों में, कम खर्च में एक बड़ी सेना जो थी वो गठित की। और ये जो उसकी सेना थी बड़ी ही नहीं बल्कि हर युद्ध में ये सफल भी रही। ठीक है, तो ये बात बर्नी ने कही थी। और बर्नी ने ये भी लिखा था कि किस तरीके से दिल्ली के जो बाज़ार में जमाखोरी, व्यापारिक गतिविधियों में भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्तियां थी, जो गतिविधियां हो रही थी, उन पर भी इसकी जो व्यवस्था थी इससे अंकुश लग गया था। साथ ही राशनिंग व्यवस्था जो थी वो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में स्थापित हो गई थी। ठीक है, यानी कि सबको बराबर की चीज़ मिल रही थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था उसकी चाहत पूरी भी हो गई थी और वो उसमें सफल रहा। ये बर्नी का विचार था। हम नेक्स्ट हिस्टोरियन की बात करें यदि, हम देखते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर एस राय ने अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि संपूर्ण देश का धन निचोड़ा गया जबकि राजधानी का पेट भरा गया। ठीक है, साथ ही दिल्ली में इतनी अधिक मात्रा में अनाज का संग्रह किया गया था कि 1334 में वहां आने वाला इब्न बतूता अलाउद्दीन के द्वारा संग्रहित चावल को खाता है। तो इनके बताने का मतलब ये था कि दूसरी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी की जो ये जो व्यवस्था थी ये कामगार नहीं साबित हुई। उसने सिर्फ राजधानी के लोगों के बारे में सोचा, जहाँ पे इसका जो लाभ था वो सिर्फ राजधानी के ही लोगों को मिला। ठीक है, यानी कि दिल्ली की जनता को ही इससे लाभ हुआ, बाकियों को नहीं हुआ। और उसका जो मेन मकसद था वो भी सफल हुआ, क्योंकि वो बताना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसने इतना भंडारण करा रखा था कि जब तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे इब्न बतूता आया था तो इब्न बतूता ने अलाउद्दीन के द्वारा जो अनाज संग्रह किया गया था उसको खाया था, जबकि बाकी जगहों पर तो ऐसा नहीं था। बाकी जगहों पर तो लोगों को ऐसे आर्थिक लाभ नहीं हुए थे। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो आर्थिक सिद्धांत थे जो उसने लागू की थी, ये व्यवस्था, ये आर्थिक सिद्धांतों के खिलाफ थी। ये सबके लिए लाभदायक साबित नहीं हुई थी। और यही वजह रही कि उसका खुद का मकसद तो पूरा हुआ, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक ना टिक कर उसने खुद शुरू की और उसी के साथ समाप्त भी हो गई। अगर ये आर्थिक सिद्धांतों के साथ होती या इससे सबका लाभ होता तो ये व्यवस्था जो थी वो लंबे समय तक चलती। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की व्यवस्था होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको लेकर इतनी ही बात कही गई थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि नीति की, तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी तुगलक डायनेस्टी, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सेकंड रूलर था। इसने किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की भूमि की माप पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली को गुजरात, मालवा, दक्कन, दक्षिण बंगाल और बंगाल में लागू किया। बाद में इसने क्या किया था कि कृषि कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, बर्नी के कथन से मिलती है। बर्नी ने इस पर भी अपना इतिहास लेखन दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वो दिखाता है कि किस तरीके से ये जो वृद्धि थी कृषि कर में ये इतनी ज़्यादा थी, 10 या 20 गुना बहुत ज़्यादा अधिक थी। यानी कि यहाँ पे बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है ये विचार जो है। अतिशयोक्तिपूर्ण इसलिए क्योंकि उसे एग्जैक्टली डाटा नहीं पता था, लेकिन हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वृद्धि जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में की गई थी। साथ ही बर्नी का कहना है कि इसके अलावा कृषि कर के अलावा भी कुछ कर लगा दिए गए थे, जैसे कि अबवाब नाम के कर लगाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक पहला सुल्तान था। बर्नी बताता है कि पहला सुल्तान था जिसने इन समस्याओं से जूझते हुए कृषि को बढ़ाने के लिए कृषि नीति को भी
लागू करने का, निरूपित करने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि कृषि की जो व्यवस्था थी, बेसिकली वो बताना चाहते हैं कृषि की जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी भूमि थी जो कि कृषि करने योग्य थी ही नहीं, और बहुत ज़्यादा ऐसी भूमि थी जो कि कृषि करने योग्य थी लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं किया जा रहा था। लेकिन तुगलक डायनेस्टी में एक पहला सुल्तान था जिसने इस बारे में सोचा, इन समस्याओं के साथ, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कृषि योग्य जो भूमि है उसको विस्तार करना चाहिए, कृषि योग्य जो भूमि नहीं है उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, बर्नी बताते हैं हमें कि इसने सोनघर नामक कृषि ऋण प्रारंभ किए थे। ठीक है, इसने किसानों को कृषि अच्छे से करने के लिए या कृषि की जो व्यवस्था थी उसे बढ़ाने के लिए कृषि ऋण भी लागू किए थे। ठीक है, जो कि बर्नी के अनुसार 70 लाख टन का सोनघर के अंतर्गत वितरित किए गए थे, यानी कि 70 लाख टन का सोनघर के में बांटे गए थे। लेकिन बर्नी साथ में ये भी कहता है कि शायद ही किसानों को इसका कोई अंश मिला होगा, यानी कि बर्नी यहाँ पे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था और शायद ही इस प्रकार के ये जो ऋण दिए गए थे ये किसानों तक पहुँचे हों। वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम उसने दीवाने को ही रखा था। बर्नी का मानना था कि ये सब उपाय करने के बावजूद ये जो उसकी नीति थी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि नीति थी, बहुत ज़्यादा असफल सिद्ध हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से बेसिकली बर्नी जो था वो ये बताना चाहता था। वो दिखाता है कि इसके अलावा जो डाटा है वो उसमें ये दिखाते हैं कि किस तरीके से दो मुख्य कार्यों में बताया जाता है। इसने एक और चीज़ की थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने ये सलाह दी थी अपने व्यापारियों को कि किस प्रकार से जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर आप लोग कृषि उसका विस्तार करने के लिए जो उपज है उसको बदल दो, और जो जहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो नहीं है उसको सुधार करने के लिए वहाँ पे भी उपज को बदल दो। तो इसने क्या किया था कि जहाँ पे गेहूं के स्थान पे गन्ने और गन्ने के स्थान पे अंगूरों को की उपज कराई थी, साथ ही खजूर की कृषि की जानी चाहिए। इसने ऐसे मतलब अपनी सलाह दी थी। साथ ही हम देखते हैं कि सुल्तान जो था ये अपनी कृषि सुधार योजना को लागू करने में इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चित था कि इसने क्या किया था, इसने एक धर्मशास्त्री एक इनके दरबार में आए थे, वो ये कह गए थे, उनके कहने पर नकदी में ऋण दिया था, और जो इन्होंने ऋण दिया था तो इन्होंने क्या किया था, अनाज के रूप में ब्याज लिया था। देखिए, यानी कि कृषि करने के लिए किसानों को ऋण, यहाँ पे हमने देखा कि बर्नी ने बताया कि इसने कृषि ऋण प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो इसने ये जो कृषि ऋण दिए थे, इसने सौदा किया था कि किस प्रकार से किसानों को इसका जो भुगतान है वो अनाज के रूप में करना है और साथ ही ब्याज भी देना है। ठीक है, तो जो ब्याज भी देंगे वो भी अनाज के रूप में देंगे। तो इस बात को लेकर जो एक धर्मशास्त्री थे वो ये कहते हैं, वो ये कह जाते हैं इसके कोर्ट में कि ये जो ब्याज ले रहे हो आप अनाज के रूप में, ये एक बहुत बड़ा पाप है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बात से उसको इतना गुस्सा आ गया था मोहम्मद बिन तुगलक को कि इसने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, जबकि बाद के काल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत कम सूचनाएं हमें इसकी कृषि नीति के बारे में मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि भूमि कर जो थे ये नगद धन के रूप में वसूल किए जाने लगे थे। जब हम लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं उसमें हम देखते हैं कि इब्राहिम लोधी के टाइम पे ये जो कृषि कर थे ये नगद के रूप में वसूल किए जाने लगे थे। साथ ही मुद्रा की कमी भी हो गई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में एंड में आके। ठीक है, जिसमें खाद्यान्न के मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, और राजस्व जो था वो भी बढ़ गए थे। तो ये व्यवस्था थी इनकी। अब यदि हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट सुल्तान रहा, यानी कि फ़िरोज़ तुगलक, उसने इस नीति को त्याग दिया। ठीक है, साथ ही कृषि उपकरणों को भी उसने समाप्त कर दिया, गृह कर और चराई कर वसूलने पर भी रोक लगा दी। लेकिन उसने खराज से भिन्न एक दूसरा कर लगा दिया था, जजिया कर। ठीक है, हरियाणा में जहां उसने नहरें खुदवाई, एक प्रकार का सिंचाई कर भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये तो फिरोज तुगलक की अलग बात हो जाएगी क्योंकि उसके सारे शासन में उसने क्या क्या कर हटाए और क्या क्या कर लगाए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस वीडियो में पूरी में डिस्कस की कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुई। अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ थे उस पर। ठीक है, किस प्रकार से वो प्रभावशाली साबित हुई, उसने किस प्रकार से शहना नियुक्त किए हुए थे, शहना के अलावा भी उसने कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे बाज़ार व्यवस्था
व्यवस्था को देखने के लिए। इसके अलावा उसने गुप्तचर भी नियुक्त कर रखे थे, ठीक है, और जिसमें वो सफल भी हुआ। काला बाजारी बंद हो गई थी, ठीक है, वस्तुओं के मूल्य एकदम निश्चित रहे, ना बढ़े ना घटे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो कृषि नीति रही वो बहुत असफल साबित हुई, क्योंकि उसने भले ही वो पहला सुल्तान था जिसने कृषि नीति लागू की, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने कृषि नीति लागू करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी कहीं जो सही नहीं थी। जैसे कि कृषि कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, अंधाधुंध बढ़ा दिए, जो कि बहुत घाटे का सौदा साबित हुआ किसानों के लिए, ठीक है। साथ ही उसने कृषि ऋण भी दिए, तो उस पर ब्याज अनाज के रूप में ले रहा था, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। जिसमें हम देखते हैं कि उसने कुछ ऋण भी दिए, कृषि ऋण भी दिए, लेकिन वो किसानों तक पहुंच नहीं पाया, तो भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कालाबाजारी बहुत थी, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाया अपनी इस कृषि नीति में, और फिरोज तुगलक ने इसे त्याग दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।